हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा अचानक एक जंग बन गई। आदि कैलाश से लौटते हुए जिस कठिन परीक्षा से हम गुजरे, उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रकृति का प्रकोप, अनकहे जोखिम और वो चुनौतियां जिनके बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए एक चमत्कार के समान था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है आदि कैलाश से वापसी की सच्ची अनफिल्टर्ड हकीकत। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सुबह 5:30 बजे हमने आपको आदि कैलाश के दिव्य दर्शन करवाए थे और फिर वहां से हम निकल चुके थे गुंजी के लिए। तो यदि अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम गुंजी से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और गुंजी से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, हमने देखा मौसम बिल्कुल बदल सा गया था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और सामने जो बादल थे उन्हें देखने पर तो ऐसे ही लग रहा था कि आगे तो और तेज़ बारिश है। हालांकि पहाड़ों में ये सब आम बात है क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। हम जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो मौसम और भी ख़राब होते जा रहा था। और छिया लेक चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद में तो पहाड़ के टॉप पर जो धुंध थी उसके सामने तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा जो रास्ता है इस पर पूरी धुंध आ गई है, पूरा क्लाउड्स है और विजिबिलिटी आप देख सकते हो कि बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे काफ़ी संभाल के ऐसे मौसम में गाड़ी चलानी पड़ती है। क्योंकि सामने से सिर्फ ये जो 2 स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है उसी के अंदाजे पे गाड़ियाँ चलानी है। पूरा मौसम ही बदल गया है यहाँ पे आते आते तो। हो पूरे बादलों में से होके गुजर रहे हैं अभी हम लोग। ये भी एक अलग ही एडवेंचर है। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ गहरी खाई है, उसके लिए बिल्कुल संभाल के यहाँ पे चलाना पड़ेगा। कुछ ही देर में हम लोग बूटी क्रॉस करके नीचे भी आ गए थे, लेकिन नीचे की तरफ भी बारिश चालू ही थी। यहाँ पर भी बारिश काफ़ी तेज़ थी और फिर से हम उसी वाटरफॉल से गुजर रहे जहाँ पर हमने आने के टाइम पे अपनी कार पर पानी डालकर उसे वॉश करवाया था। और अभी वहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़े जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात अच्छी थी कि यहाँ पर धुंध नहीं थी, तो उस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बारिश कंटिन्यू चालू ही थी और उस वजह से हमारी जो स्पीड थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। अभी हमें पता नहीं था कि हमारा जो आगे जाकर कैंपिंग करने का प्लान है वो कितनी हद तक सफल हो पाएगा। और वहीं एक ब्रिज आ गया था। पहले तो हमें लगा कि ये तवा घाट का ब्रिज है, लेकिन फिर देखा कि यहाँ से राइट साइड में कोई भी रास्ता नहीं जाता है, तो ये तवा घाट का ब्रिज नहीं था, ये कोई और ही ब्रिज था। और वहाँ से उसी उम्मीद में हम आगे बढ़े जा रहे थे कि आगे साफ़ मौसम मिले, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो अभी हम तवा घाट से कुछ ही किलोमीटर दूर है और अभी हमें खबर मिली है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है। आगे की तरफ सभी गाड़ियाँ जाम है और उनका कहना है कि शाम तक रास्ता ओपन होने का कोई चांस नहीं है। तो बस अभी ये पूरी यात्रा में ये एक ही एडवेंचर बाकी था, तो वो भी हमने कर लिया है। अभी देखते हैं आगे क्या है कंडीशन। अगर कुछ अपडेट है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है। वैसे तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है जो पहले ज़ोरदार बारिश आई थी उसी वजह से आगे लैंडस्लाइड हुई होगी। और वहाँ पर मुझे लग रहा था कि आगे की और कुछ जगह है, तो मैंने अपनी गाड़ी आगे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग सब वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मना कर दिया। और सामने की तरफ आपको जो सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दे रहा है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है और वहाँ पर उनका चेक पोस्ट है। और सामने की तरफ नेपाल है और यहाँ पर अपना इंडिया है। और ये जो आप नदी देख रहे हो ये काली रिवर है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच की नेचुरल बॉर्डर है। और अभी यहाँ पर हमारी तीनों गाड़ियाँ आ चुकी है। तो चलिए ज़रा जाते हैं और देखते हैं कि सामने लैंडस्लाइड की पोजीशन क्या है और कितना टाइम लगने वाला है।
और जब यहाँ से हमने आगे जाना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पर तो गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। और रास्ते में कुछ लोगों से भी बात हुई तो कई लोग तो यहाँ पर आधे पौने घंटे से खड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी थी। और जेसीबी को भी कॉल कर दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई जेसीबी आया नहीं था। तो कुछ लोग हमें यहाँ पर पूछ रहे थे कि आपने रास्ते में कोई जेसीबी देखा या नहीं। तो दरअसल हमने रास्ते में एक जेसीबी देखा तो था, लेकिन वो यहीं पर आ रहा है क्या नहीं उस बारे में पता नहीं था। तो चलिए पहले साइट पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, तो फिर पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कितना रुकना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, हम लोग तो ये सब चीज़ों का आनंद ले रहे थे, क्योंकि अभी तक लैंडस्लाइड्स के बारे में हमने सुना था, कभी देखा नहीं था। तो हम लोग तो सब काफ़ी एक्साइटेड थे वहाँ पर जाने के लिए। और जब हम आगे आए तो हमने देखा यहाँ पर गाड़ियों को खड़ी करने की काफ़ी जगह थी। तो भी हम सोचे थे कि वापस आके हमारी गाड़ियाँ यहीं पर लगा देंगे। और वहीं सामने की तरफ ये बोर्ड भी लगा हुआ है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, ड्राइव केयरफुली। और यहाँ पर ये मंदिर है, उसके आगे ये लैंडस्लाइड का और एक साइन लगा हुआ है। और नीचे नदी का फ्लो तो देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से नदी का फ्लो एकदम से बढ़ चुका है और काली नदी अपनी पूरी उफान पर है। और जब हम यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें याद आया कि वही सेक्शन है जहाँ पर आने के टाइम पे हमारे गाड़ी के टायर स्किड हुए थे। और वाकई में दोस्तों यहाँ के जो नज़ारे हैं ये देखने में जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी है। अभी आप देखिए ऊपर से जो पत्थर है वो किस तरह से अटके हुए हैं, ऐसे लगता है कि अभी कोई पत्थर आके गिरेगा। और इन जगहों पर इस तरह के रास्ते बनाना और उसे मेंटेन करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारी बीआरओ ही कर सकती है। और इस बात का एहसास हमें तभी होता है जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं और यहाँ पर सफ़र करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे सोल्जर्स ना सिर्फ देश की रक्षा करते हैं बल्कि ऐसी जगहों पर सड़क बनाने का भी काम करते हैं। क्योंकि ये जो बीआरओ है ये अपनी इंडियन आर्मी का ही डिवीज़न है जो इस तरह के दुर्गम स्थानों पर सड़क बनाने का काम करती है, ताकि हमारी सीमाओं पर जो सैनिक तैनात है उन तक ज़रूरी सामग्री और अन्य ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा सके। और उसी बात का फ़ायदा हम जैसे सैलानियों को भी होता है, ताकि हम भी ऐसे दुर्गम स्थान पर यात्रा कर सके और इस कुदरत के नज़ारों का आनंद ले सके। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर नीचे आ चुका है और कुछ लोग उसे अपने हाथों से भी हटाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर गाड़ियों के जाने लायक जगह बनाई जा सके। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये लैंडस्लाइड होकर काफ़ी समय हो चुका था और यहाँ पर कोई भी जेसीबी आया नहीं था, तो उस वजह से यहाँ के स्थानिक लोग खुद ही ये काम करने लग गए थे। और यहाँ के लोकल लोगों को तो इसकी आदत रहती है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है और यहाँ पर इनके लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन हमारे जैसे जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए तो ये सब काफ़ी नया है। तो हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर ये सारा जो काम है वो देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए ताकि हम हमारा सफ़र आगे की ओर जारी रखें। और वहीं कुछ ही देर में हमारे कानों में पुलिस के सायरन की गूंज सुनाई दी और हमें खबर मिली कि नीचे जेसीबी आने वाला है। तो हम लोग सब वापस से नीचे की ओर आ गए थे। और जैसे ही जेसीबी आया हम लोग काफ़ी खुश हो चुके थे। और वाकई में दोस्तों जेसीबी को देखकर आज तक हम लोग इतने खुश कभी नहीं हुए थे, क्योंकि अभी हमें पक्का यकीन था कि कुछ ही देर में रास्ता खुल जाएगा। और वहीं पीछे पीछे बीआरओ की गाड़ी भी आ चुकी थी और जेसीबी के आते ही रास्ता 10 मिनट में खुल भी चुका था और ट्रैफिक भी चालू कर दिया गया था। और सबसे पहले ट्रैफिक हमारी साइड से ही छोड़ा गया, क्योंकि दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया था। लेकिन हमारे साइड में पुलिस होने की वजह से हमारी साइड को पहले खोला गया। तो अभी हम लोग कम से कम 2 घंटे से यहाँ पे रुके हुए थे और अभी जेसीबी जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऊपर गया था तो लैंडस्लाइड क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर सिचुएशन क्या है। पहले का है तो सिचुएशन मैंने आपको दिखाई दिया था, उसके बाद ऐसे तो कई सारी गाड़ियाँ चली गई थी, लेकिन जेसीबी ने आगे प्रॉपर काम कर दिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया है, आराम से गाड़ी अभी जा सकती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आराम से लेंगे, आराम से। ब्रेक लगाते हुए। हाँ जी हाँ जी।
ये देखिए सिचुएशन काफ़ी ख़राब है रास्ते की। पूरे अभी भी पत्थर ही पत्थर है सारे रास्ते पर। ऐसे में वहाँ से गाड़ी का आना बहुत ही मुश्किल है। और वाकई में दोस्तों ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आप देख सकते हो कितना पतला रास्ता है और दूसरी तरफ बिल्कुल खाई है और रास्ता इतना ख़राब है और फिसलन भी बहुत है और पत्थर ही पत्थर हर जगह पर पड़े हुए हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर है कि यहाँ पर गाड़ी को संभालना और साथ में हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हम सिटी में चलाने वालों को ये सब चीज़ों की आदत नहीं होती है और इसीलिए यहाँ के लोकल लोग हमेशा कहते हैं कि आप यहाँ का पहाड़ी ड्राइवर रख लो। लेकिन अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो हम कभी ये सब जगहों पर गाड़ी चलाना सीखेंगे ही नहीं। और जैसे तैसे करके अभी हम लोग नीचे भी आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जेसीबी आकर रुक गया है और इस तरफ भी कई सारी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है जैसे कि हमारे साइड में लगी थी और वही यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी रुके थे। और वहाँ से जैसे ही हम कुछ आगे आए तो हमने देखा हमारे आगे की गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी आमने सामने अटक गए थे, क्योंकि उसके राइट साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर था और उस वजह से उसे वहाँ पर निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है ये काफ़ी नैरो है। और उसे देखकर फिर मैंने भी वहाँ पर कुछ देर वेट किया जब तक वो गाड़ी आगे ना आ जाए और जब वो गाड़ी आगे आ गई तभी मैंने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली। तो पहाड़ों में ऐसे सूझबूझ से ही आपको गाड़ी चलानी होती है और ये सब आपको दिखाने का रीज़न यही है कि यदि आप भी ऐसी जगहों पर अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ पर निर्माण होने वाली परिस्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रास्ते पर इतने बड़े बड़े पत्थर आके पड़े हुए हैं और ये तो अच्छा है कि ये पत्थर रास्ते पर पड़े हैं, वरना अगर किसी गाड़ी पर आकर गिरते तो उस गाड़ी का तो कचूमर ही निकल जाता। तो पहाड़ी एरिया में तो हमेशा आंखें खुली रखकर ही गाड़ी चलानी पड़ती है और जब कभी आपको छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दे तो आपको अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेना है, क्योंकि किसी भी लैंडस्लाइड की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से ही होती है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कई सारी गाड़ियाँ आकर रुक गई है और अभी उन्हीं के बीच में से होकर हमें गुजरना है। और एक बात अच्छी है कि अभी यहाँ पर बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है और सामने की तरफ हमें आसमान साफ दिखाई दे रहा है और धूप भी निकल आई है। और वहाँ से निकलने के बाद में काफ़ी अच्छा रास्ता आ गया था, लेकिन अभी हमें डाउट था कि हम लोग कैंपिंग कर पाएंगे क्या नहीं। और वहीं कुछ ही देर में हम लोग तवा घाट भी पहुँच चुके थे। अभी आपको जो सामने की तरफ ब्रिज दिखाई दे रहा है वही तवा घाट का ब्रिज है। और आने के समय दरअसल हम यहाँ पर कैंपिंग भी करने वाले थे और हमने एक जगह भी फाइनल कर ली थी, लेकिन तभी यहाँ पर जो पुलिस चौकी है वहाँ पे जो कांस्टेबल थे उन्होंने हमें बूदी जाकर कैंपिंग करने के लिए कहा और उनकी बात मानकर हमने अच्छा ही किया, क्योंकि हमें यहाँ से अच्छी कैंपिंग लोकेशन बूदी में मिल गई थी। और यदि अभी तक आपने हमारा बूदी कैंपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और तभी हमने देखा तो यहाँ पर आर्मी के कोई ऑफिशियल्स गुजर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी तैनात थे। और अभी यहाँ से हमें राइट लेना होगा दारमा वैली जाने के लिए। अगर आप सीधा रास्ता लोगे तो आप वापस दारचूला पहुँच जाओगे। और यहाँ पर जो चौकी है वहीं पर हमने आने के टाइम पे पूछताछ की थी और तभी उन्होंने हमें एक बात और बताई थी कि यहाँ पर आगे की तरफ एक आश्रम भी है जहाँ पर भी आप रुक सकते हो। तो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने आया था तो हम लोग वही सोच रहे थे कि आगे जाकर कहीं पे कैंपिंग लोकेशन ढूंढने से अच्छा है कि यहीं पर आश्रम में रुक जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो आश्रम कहाँ पर है और वहाँ पर रुकने की हमारी किस तरह से व्यवस्था होती है। और जब रास्ते में हमने उस आश्रम के बारे में कुछ लोगों से पूछताछ की तो ज़्यादातर लोगों को उस आश्रम के बारे में पता ही नहीं था। सब लोग हमें ऊपर पहाड़ी पर बसे हुए नारायण आश्रम के बारे में ही बता रहे थे। तो हमें उन्हें थोड़ा सा समझाना पड़ा कि यहाँ पर तवा घाट पर ही एक आश्रम है, उसे हम ढूंढ रहे हैं। हालांकि हमें भी उस आश्रम का नाम पता नहीं था और उस वजह से हमें उसे ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिरकार हमें एक भाई साहब मिल ही गए जिन्हें उस आश्रम के बारे में पता था और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक BRO का कैंप है जिसके सामने कुछ सीढ़ियाँ हैं जहाँ से होते हुए आपको ऊपर जाना होता है। तो आखिरकार हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, ये आश्रम का बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है श्री शिव शक्ति सिद्ध हिमालयन आश्रम।
और यहीं से होते हुए आपको ऊपर जाना होता है। पहले तो हमें लगा था कि आश्रम तक पहुंचने के लिए कोई सड़क होगी, लेकिन फिर कुछ लोगों से हमें पता चला कि यहाँ पर जाने के लिए इसी तरह से ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अभी आपको मैं जो मैप पे दिखा रहा हूँ यही ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर की तरफ जो लाल कलर का स्ट्रक्चर है वही वो आश्रम है। तो करीबन 200-300 मीटर ट्रैक करके हम ऊपर गए, और वाकई में यहाँ पर चढ़ाई करने में हमारी हालत ख़राब हो गई। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको आश्रम की जगह पर यह रास्ता क्यों दिखा रहा हूँ। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम लोग आश्रम में पहुँचे, एक तो सबसे पहली बात कि वहाँ तक पहुँचने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। और दूसरा, इतना चढ़ने के बाद में जब भी हम वहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर कोई प्रॉपर इंसान भी हमें मिला नहीं। आखिरकार में एक भाई साहब मिले जो वहाँ पर कुछ देख रेख कर रहे थे, और उनसे हमने जब पूछा कि हम इस तरह से 8-10 लोग हैं और हमें यहाँ पर रात्रि में रुकना है, तो उन्होंने हमें रात का रुकने का पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज बताया, जिसमें रात का डिनर इंक्लूडेड है। तो ये तो बिल्कुल एक होटल के बराबर था। हम तो यहाँ पर आश्रम सोच के गए थे कि कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल होटल और होम स्टे का इन्होंने बिज़नेस बना के रखा हुआ है। और अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग 10 जन रुकेंगे तो 10 जन का 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये चार्ज हो जाता है, जो कि एक रात के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग वहाँ से नीचे आ चुके थे, और अभी हम लोग चाह रहे दारमा वैली की ओर। लेकिन जो मीत भाई है वो वापस से धारचूला चले गए, क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिनके लिए उन्हें मोबाइल नेटवर्क चाहिए था, और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो मैं और मयूर भाई अभी हम लोग दारमा वैली की तरफ जा रहे हैं, और अंधेरा बढ़ते जा रहा है, तो अभी हम लोग को पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। तो रास्ते में हम लोग सोच रहे थे कि अगर कोई गांव आएगा तो वहीं पर रुकेंगे, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर आखिर में हम कैंपिंग कर लेंगे। और उसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। और तभी रास्ते में यहाँ पर एक NHPC का पावर प्लांट आता है, जहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो अभी आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ये NHPC के अंडर में ही आता है। और वहीं तभी हमारे सामने एक टनल आ गई थी, जिससे होते हुए अभी हम गुजर रहे हैं। और इन सारे टेंशन के बीच में तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम इस टनल से बाहर आए तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, जहाँ पर हमें एक भाई साहब मिले। और हमने उनसे जब रात में रुकने के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि आगे की तरफ एक गाँव है, वहाँ पर आपको शायद कुछ होम स्टे मिल सकते हैं, लेकिन सामने की तरफ एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिए। तो उनकी बात को मानते हुए हम भी बड़ी उम्मीद से उस गेस्ट हाउस पर जाते हैं। और हमारे साथ में उस गेस्ट हाउस में क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी रात में रुकने की व्यवस्था किस जगह पर हुई थी, और फिर वहाँ से आगे पंचाचूली बेस कैंप तक का सफ़र भी हम तय करेंगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।